दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये था बाजार का हाल। चलिए शुरुआत करेंगे हम कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज के मैनेजमेंट से चर्चा का। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है शीला फोम के मैनेजमेंट से, और हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गौतम, जिनसे बात होगी महंगे कच्चे माल पर, डिमांड आउटलुक पर, साथ ही विस्तार योजनाओं पर। मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे यहाँ पर आपको, लेकिन हर बार की तरह कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो शीला फोम की शुरुआत हुई थी 1971 में। यहाँ पर एक लीडिंग कंपनी है अपने स्पेस में, पॉलीयूरेथीन फोम बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। आप ब्रांड से ज़रूर इनके वाकिफ़ होंगे। स्लीपवेल एक बड़ा ही फेमस ब्रांड है इनका, जिन्हें ओन करते हैं। उसके अलावा फेदर फोम, लेमन फ्लैग्स, ये कुछ और बड़े ब्रांड्स हैं कंपनी के। भारत में इनके 10 हैं प्लांट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3, स्पेन में 1 प्लांट है। भारतीय मैट्रेस सेगमेंट में जो है इनका करीब 23% मार्केट शेयर है। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी का 40% मार्केट शेयर है, और 5000 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव डीलर स्टोर्स इनके मौजूद हैं। राहुल गौतम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। राहुल जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमने पिछला कोविड का समय देखा, ज़्यादातर लोग अपने घरों में बंद थे, क्या किसी तरह का आपने डिमांड अपटिक उस समय देखा? और आज जब सब कुछ हम देख रहे हैं धीरे धीरे वापस नॉर्मलाइज होता जा रहा है, तो किसी तरह का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर दिखाई दे रहा हो? जी, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो कुछ लॉकडाउन पीरियड के बाद में जो समय था उसमें बिल्कुल अपटिक था। लोगों को ऐसा लगा कि वो समय घर पे ज्यादा बिता रहे हैं और मैट्रेस और सोफा इस तरह की चीजों के ऊपर ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है कि अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तो एक पीरियड था जहां पर करीब 7-8 महीने 9 महीने का देयर वाज एन अपटिक, जो बिल्कुल हमने देखा। फिर एक दौर आया कोरोना का, दूसरा दौर आया और अब तीसरा दौर खत्म हो रहा है। सो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसा तीसरा दौर खत्म होगा तो दोबारा एक अपटिक आना चाहिए, और यही उम्मीद है कि अब दोबारा एक चौथा कोई दौर ना आए। बिल्कुल, यही उम्मीद सब कर रहे हैं कि कोविड से आगे बढ़ें और वापस ज़िंदगी नॉर्मल हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है, मेजॉरिटी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें रॉ मटेरियल एक बड़ा हिस्सा है। जाहिर तौर पर 70% तक का हमने देखा कॉस्ट वहाँ पर आपका आता है। और जो की रॉ मटेरियल है उसमें क्रूड भी कहीं ना कहीं आता है। हम देख रहे हैं जिस तरह के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, जो अनसर्टिनिटी चल रही है अभी रशिया यूक्रेन को लेकर, आपका जो रॉ मटेरियल है आपके बिजनेस का, उसमें कितना आपने इंक्रीज देखा है प्राइस में, और कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपकी मार्जिन पे उसकी वजह से? तो रॉ मटेरियल, हमारे जो दोनों मेजर रॉ मटेरियल हैं उनका जो रूट है वो तो क्रूड ही है। चाहे वो पॉलीऑल हो और टीडीआई, दोनों का रूट वहीं से स्टार्ट होता है। पिछले दिनों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें वो बेसिकली लॉजिस्टिक्स की वजह से, सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से और उसके नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं लिंक क्रूड से जरूर है, लेकिन जो क्रूड में अभी रेट्स बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो महसूस हुआ ही नहीं है। अपने आप ही इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं दोनों। टीडीआई में देखूं तो आज सुबह ही करीब 11-12 रुपए पर किलो बढ़ गए, और इसका जो जो फ्लक्चुएशन है वो इतना बड़ा रेंज है। मतलब जो इस समय 260 रुपए का है वो करीब 4 महीने पहले या 5 महीने पहले 160 का लेवल भी टच कर चुका है, और फिर दोबारा 260 पे पहुंच गया है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इससे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। क्रूड का इम्पैक्ट मुझे लगता है कि होगा भी तो एक तो थोड़े समय के बाद में होगा, और प्रोबेबली जितना ये फ्लक्चुएशन है उतना तो नहीं होगा। मतलब अगर 90 से 120-30 भी क्रूड हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 3-4-5% का फर्क पड़ सकता है प्राइसेस में। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि क्रूड की वजह से ऐसा महसूस होता है कि रॉ मटेरियल्स बढ़ेंगे, बट इस समय तो जो डिसरप्शन है वो कंप्लीटली सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की वजह से है, और ये धीरे धीरे जैसे सेटल डाउन होंगी तो अपने आप बेटर होना चाहिए। हमारी सबकी उम्मीद ये है कि और ऐसा लगता है
कि सेकंड हाफ ऑफ 2022 मतलब जो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, उसमें रेट्स स्टेबलाइज भी होने चाहिए और थोड़े गिरने भी चाहिए। आपको लगता है राहुल जी कि आपको और आपकी कंपनी को जरूरत पड़ेगी यहां से प्राइस हाइक करने की? अगर हाँ तो कितने हद तक? जी, बिल्कुल पड़ेगी, इसमें कोई चॉइस नहीं है। हमारे जो सेगमेंट्स हैं जिसमें हम डील करते हैं, एक तो मैट्रेस सेगमेंट है। मैट्रेस सेगमेंट में कंज्यूमर से रिलेटेड प्राइस होता है और उसमें एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। उसमें हम प्रयास ये करते हैं कि साल में 2 बार से ज़्यादा ना उसको चेंज करें। लेकिन इस बार शायद तीसरी बार हमको करना पड़ेगा और इसमें कोई चॉइस नहीं लगती। जो दूसरा हिस्सा है बी टू बी का, जिसमें कि और कंपनीज के लिए या और औरों के लिए ये रॉ मटेरियल होता है, वहां पर थोड़ा बहुत लिंकेज हमारे अपने रॉ मटेरियल के साथ में जरूर है, बट फिर भी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जब बढ़ता है तो आपको पूरा उसकी भरपाई हो जाए। बट प्राइस इंक्रीज बिल्कुल होना पड़ेगा और मेरा अपना एस्टिमेट है कि अभी करीब 10% के आसपास जरूर होना चाहिए। ओके, 10% प्राइस इंक्रीज की संभावना दिखाई देती है यहाँ पर। आपके जो अलग अलग क्लाइंट्स हैं उसमें एक बड़ा क्लाइंट रेलवे मिनिस्ट्री भी है, सरकार भी है। अब जो खबर आई है कि 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली हैं फिर से, क्या आपकी ऑर्डर पाइपलाइन यहाँ से बेहतर होती दिखाई देगी? आप सिचुएशन हमें बता सकते हैं? हम ये जानते हैं कि आप जो है सीट कुशन और बर्थ जो है ट्रेन में वो भी सप्लाई करते हैं। आपकी ऑर्डर पाइपलाइन फिलहाल कैसी है और आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्शंस आप कर रहे हैं वहाँ पर? रेलवे में जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है वंदे भारत ट्रेन्स का, 400 ट्रेन्स का, देखिए उनको स्ट्रीम पे आते आते और शुरू होते होते अभी समय लगेगा, कम से कम साल 1.5 साल से पहले ये स्थिति नहीं आएगी कि हम अपना प्रोडक्ट्स उसमें सप्लाई कर सकें। हमारे जो प्रोडक्ट है रेलवे के लिए खास तौर पे, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना है और हमने इंपोर्ट्स को कर्टेल किया है या इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया है अपने प्रोडक्ट के। इस समय जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस है वो चल रहा है, बट वी आर ऑलरेडी सप्लाइंग। हम बिल्कुल रेलवेज को सप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट वेल एस्टेब्लिश्ड है और वहां पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं एंड पॉलीयूरेथेन फोम से, जो कि ईएन स्टैंडर्ड्स का पॉलीयूरेथेन फोम है, फायर सेफ्टी के परस्पेक्टिव से वो रिप्लेस हो रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, इंडिया के अलावा स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बड़ा बिजनेस है आप लोगों का। किस तरह के आपका जो जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन देशों में या भारत में, उनका करंट स्टेटस क्या है? अगर हम समझें कि कोई नया केपेक्स आपने प्लान किया हो, वो अगर आप शेयर कर सकें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी, इस समय तीनों जगह पे, तीनों ज्योग्राफीज में ही नया केपेक्स करा है। पहले मैं हिंदुस्तान से, भारत से ही शुरू कर लेता हूं और यहाँ पर जो भी हमारी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी का एक एनहांसमेंट नए प्रोजेक्ट से, जो कि जबलपुर में लग रहा है, वहां से कर रहे हैं। और हमारा उसमें प्रयास ये है कि 60% लोग जो हैं इंडिया में अभी भी किसी दरी, चटाई या रुई के गद्दे पे सोते हैं, उनको एक बेटर प्रोडक्ट मिल सके, एक अफोर्डेबल वैल्यू से मिल सके और अवेलेबल हो सके, उनके घर तक पहुंच सके, बिकॉज हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े वॉल्यूमिनस होते हैं। तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट लग रहा है और इस साल के एंड तक उसका कमीशनिंग हो जाएगी और कमर्शियल प्रोडक्शन तो थोड़ा समय पहले ही शुरू हो जाए, वो बिल्कुल होगा। स्पेन में हमारा जो हम बनाते हैं, वहां पर पूरा यूरोपियन मार्केट एक बड़ा मार्केट है और जो जो स्पेन की यूनिट है हमारा, बहुत एक छोटा सा हिस्सा केटर करती है, 1% के आसपास। तो वहां पर स्कोप बहुत है इम्प्रूव करने के लिए और उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहां से हम नॉर्थ अफ्रीका के कुछ देशों को भी सप्लाई कर सकते हैं, यूरोप को कर सकते हैं और एक नया एवेन्यू जो जरूर खुला है वो एक्सपोर्ट टू द यूएस है, विच वाज पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स ही जाते थे वहां पर ज्यादा, लेकिन अब थोड़ा सा जो भी जैसा माहौल हो गया है उसको देखते हुए वहां के कस्टमर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट सोर्सेज देख रहे हैं, तो स्पेन से वहां जाता है। तो वहां पर हम कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका 60% इस साल के एंड तक हो जाएगा और वो एक एक्सपेंशन है।
ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हमारा करीब 35 से 40% शेयर है मार्केट का। वो बहुत बड़ा मार्केट अपने में नहीं है, लगता बड़ा देश है, लेकिन दो टोटल मिला के 2 करोड़ लोग या 2.2 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर, और कंप्लीटली मार्केट जो है मैच्योर्ड है। बट फिर भी अभी पिछले दिनों में ये देखा गया है कि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो मैन्युफैक्चरिंग अब लौट के वापस आ रही है। बहुत सारी चीजें वहां से चली गई थी, मैट्रेसेस, लोअर एंड की मैट्रेसेस बनना, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल के जो 2 प्लांट्स थे वो दोनों बंद हो गए। तो ये इनमें दोबारा कुछ एक्टिविटीज चालू हो रही हैं, खासतौर पे अगेन चाइना के साथ में बिगड़ते संबंधों को देखते हुए, प्लस जो कोरोना में देखा गया है कि जितनी आत्मनिर्भरता हर देश को हो अपने लिए, तो वहां पर भी हम कैपेक्स जरूर कर रहे हैं, एक नया प्लांट ही शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क भी डिवाइड होगा और थोड़े नए प्रोडक्ट्स बना पाएंगे वहां। तीनों जी जगह है इस समय ये फुल स्केल पे। करेक्ट, काफ़ी अच्छे एम्बिशियस प्लान्स आपके दिखाई दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल राहुल जी आपसे पूछना चाहूँगा, और वो जो आपने अभी हाल ही में ई कॉमर्स बिजनेस में, ई कॉमर्स स्पेस में आपने जो एंट्री ली है, किस तरह का परफॉर्मेंस आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए वहाँ पर रहा है? कितने परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम वहाँ से आपको मिल रहा है? रेवेन्यू कैसा मिल रहा है? कैसा रहा है ये ई कॉमर्स का स्पेस आपके लिए? अभी देखिए, मैट्रेस का जो ई कॉमर्स में परसेंटेज है वो तो पूरा मतलब मार्केट शेयर का ही बहुत छोटा परसेंट है, 4-5% होगा टोटल, और वो 4-5% लेकिन ग्रो अच्छी तेजी से कर रहा है, कम से कम 50% पर एनम तो बिल्कुल कर रहा है। एंड हमने उसको एक अलग ब्रांड के साथ में किया है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन विद आवर ऑफलाइन ब्रांड, और वो ब्रांड स्लीपेक्स ब्रांड है। एंड मैं सेटिस्फाइड हूँ, हमारी कंपनी सेटिस्फाइड है उस प्रोग्रेस के साथ में, बट अभी अनसर्टेन एंड बहुत अर्ली समय है उसके लिए, और ये बिल्कुल स्टेबलाइज करेगा। जैसे और कंट्रीज में टोटल जब मेच्योरिटी पहुंचा है तो करीब 10 से 12 नहीं 15% तक मार्केट शेयर हो गया है। अभी हमारा यहाँ पर इंडिया में तो 3-4% के आसपास है, तो इसलिए स्मॉल है, बट ग्रोथ की पोटेंशियल काफी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम जी, समय निकालकर हमसे आज बात करने के लिए 18 आवर्स स्वदेश पर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग क्वार्टर्स। शीला फोम का टॉप मैनेजमेंट हमसे बात करते हुए, बताते हुए किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, और बता भी रहे हैं कि जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है, वो बता रहे हैं कि बढ़ता ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर फिलहाल नहीं पड़ा है। स्टॉक आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, अविनाश गोरक्षकर। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत 18 स्वदेश पर आपका। शीला फोम के स्टॉक को अगर आप ट्रैक करें तो क्या व्यू बनेगा? मार्केट लीडर तो है फिलहाल ये, और कह रहे हैं मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने का असर नहीं दिख रहा है फिलहाल। आपका क्या व्यू है स्टॉक पर? सुमित्र, मुझे लग रहा है कि मार्केट में इस कंपनी को लेके डेफिनेटली पॉजिटिविटी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि देखिए इस कंपनी में डेफिनेटली सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जो नॉर्मल क्रूड के प्राइसेस होते हैं वो उनको पास थ्रू करने में कोई दिक्कत होती नहीं है, और मैट्रेस स्पेस में ये बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी इनके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक ही नेगेटिव है कि हाल ही में इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, बेसिकली क्रूड नहीं बट टीडीआई जो जीएनएफसी बनाती है, यहाँ पे प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। बट हमारा मानना है कि ये B2C कस्टमर सेगमेंट में ज्यादातर ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ पे प्राइस इंक्रीज को बढ़ाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर निवेशक की बात करें तो मैं समझता हूँ कि करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो एक लंबा नजरिया रखे, क्योंकि स्टॉक निचले लेवल से काफी चुका है, वैल्यूएशन इतने भी सस्ते नहीं है, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आउटलुक इस बिजनेस के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जैसे जैसे नॉर्मल सी आएगी वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस रियलाइजेशन बढ़ने की चांसेस अच्छे हैं, और डेफिनेटली FY23 शुड बी लॉट बेटर देन FY22। तो उस हिसाब से डेफिनेटली होल्ड करिए, और खरीदना है तो मेरे ख्याल से थोड़े सा डिप के लिए इंतजार करें, और ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला एक काउंटर है जो अच्छी आपको रिटर्न्स आने वाले समय में दे सकता है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक्स है, अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद जरूर है। अविनाश, यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, एक क्विक कॉल मैं इस समय मार्केट पर भी आपसे लेना चाहूँगा। शुरू में हमने देखा पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा था बाजार, अब वापस ऊपरी स्तरों से बिकवाली। कैसे इस समय अगर कोई निफ्टी ट्रेड करना चाहे तो कर सकता है?
देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी जो बाजार का सिनेरियो है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्रूड करीबन $120-119 हो चुका है। सबसे बड़ी बात, जो इमीडिएट ट्रिगर मार्केट के लिए रहेगा सौमित्र, वो 10 तारीख के स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट रहेंगे। अभी मार्केट्स 7 या 8 तारीख को जो जो इनिशियल नंबर्स की फोरकास्टिंग आएगी, वहां पे नजर रखेगी। तो मेरे ख्याल से इन द नियर टर्म इंडेक्स में बहुत वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और मेरे ख्याल से 10 तारीख के बाद होपफुली मार्केट्स को एक अच्छा डायरेक्शनल व्यू मिलेगा, क्योंकि मार्केट्स चाहेगी कि बीजेपी यूपी में मेजोरिटी के साथ आए। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव सरप्राइज होता है तो मार्केट्स को वापस थोड़ा बहुत झटका लग सकता है, बट डेफिनेटली ये एक इवेंट है जो मार्केट्स क्लोजली वॉच कर रही है, और उसीलिए शायद मार्केट्स ऊपर नीचे ये जो सिलसिला है, ये मेरे ख्याल से 2-3 दिनों के लिए और जारी रहेगा। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकाल कर आज हमसे बात करने के लिए। चलिए, और अब